हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीप्स एजुकेशन पर। मेरा नाम निशु है और मैं इस चैनल पर आपको एसएससी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराती हूँ। और इसके अलावा जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हो तो गवर्नमेंट आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको अपने वीडियोज के थ्रू आपको बता रही हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी तो वीडियोज की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सब पूछ रहे थे मैडम की टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में बताइए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में। जो टेक्निकल रेजिग्नेशन है ये केवल एसएससी के लिए नहीं, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल है। तो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं, अगर आप जानना चाहते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में तो आप जान सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन। सबसे पहले जानते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन होता क्या है। रेजिग्नेशन तो आप जानते ही हो, जब आप जॉब छोड़ते हो तो आप रिजाइन करते हो, उसको बोलते हैं आप रेजिग्नेशन। एक तो होता है नॉर्मल रेजिग्नेशन, जो आप सेल्फ मोटिव से, आप अपने कोई पर्सनल रीजन से आप जॉब छोड़ रहे हो। एक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यानी कि जैसे कि आप अभी जिस पोस्ट पे वर्किंग हो और आपका किसी और पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाता है तो आप जो रेजिग्नेशन लेते हो वो होता है आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन। लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। तो क्या क्या होती है कंडीशंस, सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए सबसे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना जरूरी है। जब आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तभी आप टेक्निकल रेजिग्नेशन यानी कि टीआर ले सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में आप जो है टेक्निकल रेजिग्नेशन टीआर नहीं ले सकते। दूसरी बात, जो आपका जो टीआर है कब मिलता है आपको, जब आप थ्रू प्रॉपर चैनल आप दूसरी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल अप्लाई करते हो। थ्रू प्रॉपर चैनल का मतलब क्या है, जैसे कि अभी आप वर्किंग हो और आपने किसी और पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किया है, किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो सबसे पहले आपको अपने डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन लिखना होगा कि सर ये जो वैकेंसी है इसके लिए मैं, ये पोस्ट है, मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मुझे परमिशन दें कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लूँ। तो आपका जो डिपार्टमेंट का जो भी हेड है वो आपको परमिशन देगा कि यू आर परमिटेड टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। जब वो अप्लाई कर देगा तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, मुझे पता है कि आप लोग तो पहले ही अप्लाई कर चुके हो पोस्ट के लिए और आपकी ज्वाइनिंग है वो तो अब हुई है, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आप तुरंत बाद अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर दो कि सर मैंने ये एग्ज़ाम जो है वो दिया था, ज्वाइनिंग से पहले अप्लाई किया था इसके लिए। अगर मेरा इसमें सिलेक्शन होता है तो मैं ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करूँगी या फिर करूँगा, ठीक है। अगर आपने अप्लाई कर दिया है, एग्जामिनेशन हो चुके हैं, बस रिजल्ट आना बाकी है, तो वो कंडीशन लिख दीजिए। आपने अप्लाई कर दिया, एक दो एग्जाम हो चुके हैं, उसकी अगली जो स्टेप है वो नहीं हुई, तो जब आपकी जो अगली स्टेप है वो होती है, जैसे कि आपका प्री हो गया, मेंस नहीं हुआ, तो आप मेंस जब दे रहे हो तो आपका एग्जाम डेट है वो आएगी, आपका एडमिट कार्ड है वो आएगा। तो आपका एडमिट कार्ड आ जाने के बाद आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए कि सर इस पोस्ट के लिए मैंने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले अप्लाई किया था, प्री इसका हो चुका था, मैंने जो प्री है वो क्वालिफाई कर लिया था, अब इसका मेंस है, इस डेट को है, मैंने अपना एडमिट कार्ड है इसमें एनक्लोज किया है, तो सर मुझे इस एग्ज़ाम को देने के लिए परमिशन दें। तो जो आपका डिपार्टमेंट का हेड है वो आपको लिख कर दे देगा कि यू आर परमिटेड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। जब आपका जो हेड है डिपार्टमेंट का वो आपको परमिशन दे देता है तो ये आपका जो चैनल ऑफ सबमिशन है वो हो जाता है थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि आपने एक ऑफिशियली तरीके से आपको अपने डिपार्टमेंट को बताया था कि आप दूसरी पोस्ट जो है उस पर भी जा सकते हो यहाँ से रिजाइन करके, ठीक है। तो कंडीशंस तो हो गई ये। अब बात करते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन क्यों लेते हैं, तो इसके कुछ फ़ायदे ही होंगे तभी तो लेते हैं। तो क्या क्या फ़ायदे हैं इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका पे प्रोटेक्शन। पे प्रोटेक्शन से मतलब जैसे कि अभी आप ग्रेड पे है आपका 19,900,
अब आप 19,900 से 19,900 पे ही जाते हो या फिर और हायर ग्रेड पे जाते हो। सबसे पहली कंडीशन, हाँ ये कंडीशंस और है कि आप टेक्निकल रेजिग्नेशन आपको कब मिलता है, जब आप सेम ग्रेड पे से सेम ग्रेड पे जाते हो या फिर सेम ग्रेड पे से हायर ग्रेड पे जाते हो। लोअर ग्रेड पे जाने पर आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं मिलेगा। अब पे प्रोटेक्शन के बारे में जानते हैं। आपका जो टेक्निकल रेजिग्नेशन का सबसे पहला फायदा है पे प्रोटेक्शन। तो पे प्रोटेक्शन आपको क्या होता है, जैसे कि आपका बेसिक पे है 25,500, आपको इस जॉब में हो गए 1 साल, आपको जैसे पता है सेंट्रल में आपका हर साल इंक्रीमेंट होता है, तो आपका इंक्रीमेंट हो गया नेक्स्ट बेसिक पे 26,300 पे। ग्रेड पे आपका तो सेम है, लेकिन आपका जो बेसिक पे है वो इंक्रीमेंट है, वो आपका लग गया 26,300। अब वही पोस्ट आप फिर से ज्वाइन करते हो, जैसे कि होम स्टेट में पोस्टिंग पाने के लिए। अभी आप साउथ में वर्किंग हो, आप अपने स्टेट से दूर हो, आप अपने स्टेट के पास आना चाहते हो, तो वही पोस्ट आप फिर से पा रहे हो या फिर उसी लेवल पे उसी ग्रेड पे वाली जॉब है वो अपने स्टेट में ज्वाइन कर रहे हो, तो वो बेसिक पे है उसका 25,500 है। जो नया बंदा है जो सेलेक्ट होके आ रहा है उसको जो सैलरी मिलेगी वो 25,500 बेसिक पे के अकॉर्डिंग मिलेगी। लेकिन जब आप टेक्निकल रेजिग्नेशन लेते हो तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो 26,300 बेसिक पे के हिसाब से मिलेगी, यानी कि आपको सैलरी जो है बढ़ी हुई मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हर कोई जो कैंडिडेट है वो टेक्निकल रेजिग्नेशन लेता है। जो एम्प्लॉय होते हैं वो टेक्निकल रेजिग्नेशन इसीलिए प्रिफर करते हैं क्योंकि इसका ये एक बहुत अच्छा फायदा है, ठीक है, कि आपका पे है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। दूसरा, आपका जो लीव होती है EL, HPL, CCL, ये जो आपकी हैं वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, ठीक है। अगर आपकी जो आपने लीव है वो पूरी नहीं ली अपने करंट ऑफिस में, तो आप अगले ऑफिस में भी उनको ले सकते हो। वो आपकी जो सर्विस बुक है वो आपकी नेक्स्ट ऑफिस में कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे इन लीव्स के बारे में, EL, HPL, CCL ये सब क्या होती हैं। तो इन सब के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वीडियोज की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका NPS होता है, नेशनल पेंशन स्कीम, ये है आपका, ये भी जो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब बात करते हैं लियन की। लियन से पहले आपका एक और क्वेश्चन था मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन अटेस्टेशन फॉर्म को लेके, ठीक है। अगर आप एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाते हो तो जो आपका मेडिकल है, जैसे आप अभी पोस्टल असिस्टेंट हो, अब आप जा रहे हो ASO की पोस्ट पे, अगर आपका जो फॉर्मेट है मेडिकल का वो अगर सेम है तो आपका पिछला जो मेडिकल है वो काम कर जाएगा, आपको फिर से मेडिकल बनवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपका जो मेडिकल है वो केवल 3 साल तक वैलिड रहता है, ठीक है। अब बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन और अटेस्टेशन फॉर्म की, तो ये आपका फिर से होता है, एक बार आपको फिर से अटेस्टेशन फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। अब सर्विस बुक आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, सीनियरिटी है यानी कि जो आपकी जॉब है, जो आपने पिछला डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था तब से काउंट की जाती है आपकी जॉब। अब एक और होता है इसका लियन, LIEN। लियन क्या होता है दोस्तों? लियन जो होता है, जैसे कि आप अभी वर्किंग हो एज अ पोस्टल असिस्टेंट, या फिर मैं अपने ऊपर एप्लीकेबल करके देखती हूँ, अप्लाई करके, सॉरी। तो जैसे कि मैं ASO हूँ, ठीक है। अगर मेरा जब मैं टेक्निकल रेजिग्नेशन ले रही हूँ उस टाइम पर मैं परमानेंट एम्प्लॉय हूँ, यानी कि मैं अपने प्रोबेशन पीरियड में नहीं हूँ, मेरे को जो कन्फर्मेशन ऑर्डर है मेरी पोस्ट का वो मिल चुका है, मैं परमानेंट एम्प्लॉय बन चुकी हूँ, तब मैं अपना जो रेजिग्नेशन है वो दे रही हूँ टेक्निकल। ASO से मान लो मैं एक्साइज पे जा रही हूँ, तो एक्साइज में ज्वाइन करने के 2 साल के अंदर अंदर अगर मेरे को वो जॉब पसंद नहीं आ रही तो मैं फिर से अपना पिछला डिपार्टमेंट यानी कि एज एन ASO में ज्वाइन कर सकती हूँ, लेकिन ये केवल 2 साल तक ही चल सकता है। अगर आपको एक्साइज की पोस्ट पर 2 साल हो गए हैं उसके बाद आप पिछले डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते, यानी कि आपको पूरे 2 साल मिलते हैं। अगर आपको जॉब पसंद नहीं आ रही तो फिर से आप अपनी ASO की पोस्ट है वो आप ज्वाइन कर लोगे, यानी कि पिछले डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। ये होता है लियन, लेकिन ये तभी मिलता है जब आप परमानेंट एम्प्लॉय बन चुके हो, प्रोबेशन पीरियड में ये चीज़ नहीं मिलती। अब बात आती है एक और जो बेनिफिट है वो है आपका ज्वाइनिंग टाइम पे। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो, प्रोबेशन पीरियड में हो, तब आपका जो है रेजिग्नेशन आप दे रहे हो दूसरी पोस्ट के लिए, आप दूसरी पोस्ट पर जा रहे हो,
तो आपको एक स्टेशन से, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम भी मिलता है और ज्वाइनिंग टाइम पे भी मिलता है। अब ये कैसे मिलता है, ये कंडीशंस मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले होता है, जैसे कि आप डिपेंड करता है स्टेशन टू स्टेशन, यानी कि अगर आप दिल्ली में वर्किंग हो और आपकी जो दूसरी पोस्ट है वो भी दिल्ली में है, तो आपको केवल 24 आवर्स का टाइम मिलता है। जैसे कि आप आज आज आपने रिजाइन किया है तो आपको नेक्स्ट डे ही ज्वाइन करना होता है। लेकिन अगर आपका स्टेशन है वो दूर है, यानी कि आप जहाँ जॉब कर रहे हो वो ऑफिस, अब दूसरे ऑफिस में जहाँ जा रहे हो वहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी है, तो आपको ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। अगर आपकी 500 किलोमीटर से 500 के बीच में है, 500 और 1000 के बीच में, तो आपको मिलता है 10 दिन का। 1000 से 2000 के बीच में है तो मिलता है आपको 1200 का। और 2000 से भी, सॉरी, 1000 से 2000 के बीच में तो आपको 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। और 2000 से भी ऊपर है तो आपको 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। लेकिन आपने अगर 2000 से ऊपर, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की जो डिस्टेंस है, बाई फ्लाइट या बाई एयर अगर आपने की है, तो आपको 15 दिन नहीं, केवल 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्वाइनिंग टाइम की। अब कैसे, जैसे कि अगर आपने आज पिछला ऑफिस है वो रिजाइन कर दिया, अब आप अपने नेक्स्ट ऑफिस में जा रहे हो और डिस्टेंस जो है आपके दोनों ऑफिस के बीच में वो है 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच। आपने आज गए हो, कल ही ज्वाइन कर लिया, तो आपने एक भी दिन का गैप नहीं लिया, मतलब इसका ये है। ठीक है, तो अब अगर आपने एक भी दिन का गैप नहीं लिया है तो आपकी जो ये 12 दिन है वो एज ए ईएल, यानी कि अर्न लीव जो है आपकी, उसमें क्रेडिट हो जाएंगे, यानी कि 12 दिन की आपको ईएल एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपका प्रोविजन है वो कंफर्म हो जाता है, जब आप परमानेंट एम्प्लॉय होते हो और आप आज आपने ज्वाइन किया और आज आपने रिजाइन किया, सॉरी, और अगले दिन ज्वाइन कर लिया, तो आपकी जो 12 दिन की, या तो आप ईएल क्रेडिट करा सकते हो या आपको उसके बदले आपको पे मिल जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ हो सकती है। तीसरी बात, आप अगर कल, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको आज रिजाइन करने के बाद कल ज्वाइन करना है। वो 12 दिन का, 15 दिन का, 10 दिन का जो मैं ज्वाइनिंग टाइम बता रही हूँ वो आपको मोहलत होती है एक तरह से। ठीक है, कि अगर आपका दूर है स्टेशन, आपको पहुंचने में, एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है, तो आपको 12 दिन के अंदर अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने आज रिजाइन किया है, आपने ज्वाइन किया 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, जो भी है, तो आपका जो 5 दिन जो है, बीच में जो 5 दिन है, उनकी सैलरी आपको मिलेगी किसके अकॉर्डिंग, अपने पिछले जो डिपार्टमेंट में जो बेसिक पे था उसके अकॉर्डिंग। ये सैलरी कम मिलती है जब आप परमानेंट एम्प्लॉय हो तब, लेकिन आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो सैलरी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी जो छुट्टियां हैं वो कट जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने 5 दिन के बाद ज्वाइन किया है तो 5 दिन की आपकी छुट्टियां कट गई, जो बचे हुए 7 दिन है वो आपको एज एन ईएल क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका ज्वाइनिंग टाइम। तो मैंने क्या क्या फ़ायदा बताया टेक्निकल रेजिग्नेशन का, पे प्रोटेक्शन, ठीक है, कि आपका जो पे है वो प्रोटेक्ट रहेगा, बेसिक पे आपका कम नहीं होगा अगर आपका बेसिक पे इंक्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, दूसरी बात, लीव के कैरी फॉरवर्ड का, सर्विस बुक कैरी फॉरवर्ड, एनपीएस कैरी फॉरवर्ड होता है, सीनियरिटी पे इफेक्ट नहीं होता है, मेडिकल आपका काम करता है 3 साल तक, अटेस्टेशन है वो आपका दोबारा होता है। ठीक है, और लियन आपको मिलता है कि अगर आपको 2 साल के अंदर दूसरी पोस्ट पर अच्छा नहीं लग रहा तो आप अपने पिछली पोस्ट पर आ सकते हो, अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हो तब। ठीक है, फिर बात करते हैं ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम और जो टेक्निकल रेजिग्नेशन की जो कंडीशंस है वो क्या क्या होती हैं, कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में ही आप कर सकते हो, आपको थ्रू प्रॉपर चैनल आपने इसके लिए बताया है, इंटीमेट किया है अपने ऑफिस में, तब आपको मिलता है टेक्निकल रेजिग्नेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं, सेम ग्रेड पे से सेम ग्रेड पे या सेम ग्रेड पे या हायर ग्रेड पे ही आपको मिलता है, लोअर ग्रेड पे नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें हैं वो टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में मैंने आपको बताई। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या और कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, इनकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक मुझसे पूछिए, मैं आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप आराम से मेरी वीडियो देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको जो टेक्निकल रेजिग्नेशन के जो डाउट्स हैं, जहाँ तक मुझे उम्मीद है पूरे क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल दीप्स एजुकेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें, ठीक है। तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और कोई भी डाउट है आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।